नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बेटा, हम हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक भाषा है, उस पर विचार कर रहे हैं। लगातार क्लासें जारी है। पीछे की कक्षा तक हमने भाषा के कौशल पढ़ लिए, भाषा के प्रकार पढ़ लिए, भाषा की विशेषताएं देख ली। अब हम बेटा भाषा की उत्पत्ति देखेंगे। भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति पर बात करेंगे हम। ठीक है बेटा, कोई भी उत्पत्ति है वो तीन प्रकार से हो सकती है। पहली है ऐतिहासिक उत्पत्ति। ऐतिहासिक ऐतिहासिक उत्पत्ति। ऐतिहासिक उत्पत्ति के बाद बेटा दूसरी उत्पत्ति आती है, वो आती है भौगोलिक उत्पत्ति। भौगोलिक उत्पत्ति, हम भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति पर बात करेंगे। फिर बेटा जो तीसरी उत्पत्ति आती है वो आती है राजनीतिक उत्पत्ति। राजनीतिक उत्पत्ति, हम भाषा की राजनीतिक उत्पत्ति पर बात करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एग्जाम की दृष्टि से। भाषा की उत्पत्ति पर बात करनी है, ऐतिहासिक उत्पत्ति पर बात करनी है नंबर 1। उसके बाद हमें भौगोलिक उत्पत्ति पर बात करनी है और अंत में करनी है हमें राजनीतिक उत्पत्ति पर चर्चा करनी है। तीनों को एक एक कर लेते हैं बेटा। पहले हम सबसे पहले हम ऐतिहासिक उत्पत्ति देखते हैं। पहली उत्पत्ति कौन सी देखते हैं हम? भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति। ऐतिहासिक उत्पत्ति, भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति है, ये किस प्रकार हुई है। फिर कह रहा हूं मैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट है भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हिंदी भाषा है ये संस्कृत भाषा से निकली हुई है, और संस्कृत भाषा का भी आपको पता है कि संस्कृत भाषा की सर्वप्रथम जो उत्पत्ति हुई थी वो मान रहे हैं कि भगवान शिव शंकर है, इनके डमरू से निकली थी। प्रत्याहार बोलते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं महेश्वर सूत्र बोलते हैं संस्कृत में। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति शंकर के डमरू से, और संस्कृत भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई है? हिंदी की हुई है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या है, संस्कृत की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? शिव के डमरू से हुई है। तो संस्कृत को क्या बोलते हैं? एक तो जगत जननी भाषा, जगत जननी भाषा, या फिर आर्य भाषा बोलते हैं। आर्य भाषा कहा जाता है, कहा जाता है। सबसे पहली बात है हमें हिंदी की उत्पत्ति करनी है, ऐतिहासिक उत्पत्ति करनी है कि इतिहास क्या कह रहा है हिंदी का। हिंदी का इतिहास क्या कह रहा है कि भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति है। सबसे पहले संस्कृत को क्या कहा जाता है? जगत जननी भाषा कहा जाता है और आर्य भाषा कहा जाता है। और बेटा उस समय संस्कृत कितने प्रकार की थी? संस्कृत के प्रकार कितने प्रकार की संस्कृत थी? 2 प्रकार की संस्कृत थी बेटा। संस्कृत उस समय 2 प्रकार की संस्कृत थी। वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। पहली कौन सी थी? एक तो थी बेटा, कौन सी थी? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और एक कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। और दूसरी कौन सी थी बेटा? कौन सी थी? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और बेटा भाषा हमेशा ये 2 प्रकार की रहती है। कैसे रहती है बात करता हूं।
संस्कृत के प्रकार कितने थे? वैदिक संस्कृत थी और दूसरी कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी। और संस्कृत की उत्पत्ति शिव के डमरू से, यहां तक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत है, इसका बेटा सन याद रखना। वैदिक संस्कृत कब से कब तक थी? वैदिक संस्कृत थी 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड है। 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत थी बेटा, ये क्या थी? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये बेटा इसका टाइम पीरियड है। वैदिक संस्कृत है, इसकी क्या क्या बातें याद रखनी है? वैदिक संस्कृत की पहली बात तो याद रखनी है बेटा, यह साहित्यिक संस्कृत थी। यह साहित्यिक संस्कृत थी, साहित्यिक संस्कृत थी। वैदिक काल, वैदिक संस्कृत का प्रयोग केवल साहित्य में होता था। और लौकिक संस्कृत का मतलब क्या है बेटा? लौकिक संस्कृत का क्या है? लोगों की संस्कृत थी। यह लोगों की संस्कृत थी, मतलब क्या है? बोलचाल की संस्कृत थी, बोलचाल की संस्कृत थी, बोलचाल की संस्कृत थी। साहित्यिक संस्कृत थी बेटा, पुस्तकों तक सीमित थी, किताबों तक सीमित थी ये साहित्यिक संस्कृत, ठीक है ना। साहित्यिक संस्कृत केवल किताबों तक सीमित थी। और बोलचाल की संस्कृत है, ये लोगों के अंदर प्रचलित थी। आगे कौन सी बढ़नी चाहिए? आगे बेटा ये बढ़ेगी, लोगों की संस्कृत थी तो पिता से पुत्र में, फिर उसके पुत्र में, फिर उसके पुत्र में, संतान दर संतान आगे बढ़ेगी। कौन सी बढ़ेगी आगे? लौकिक संस्कृत बढ़ेगी। और ये क्या है? ये लुप्त हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की दूसरी बात क्या है? इसमें वैदिक संस्कृत में इसमें वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना हुई, किसमें हुई? वैदिक संस्कृत में। और वेदों की रक्षा के लिए किसकी रचना हुई? वेदों की रक्षा के लिए वेदांगों की रचना हुई, वेदांगों की रचना हुई। किताबों तक सीमित थी, मैं कह रहा हूं ना। एक तो वेदों की रचना हुई, फिर वेद के जो 6 अंग हैं उन वेदांगों की रचना हुई वैदिक संस्कृत के अंदर। ये साहित्य तक, संस्कृत साहित्य तक ही सीमित थी, आगे नहीं बढ़ पाई, ये आगे बढ़ेगी। लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इसे बाद में क्या कहा जाने लगा? इसे बाद में संस्कृत कहा जाने लगा। संस्कृत कहा जाने लगा, संस्कृत कहा जाने लगा भाई इसको। बाद में जो आप वाली संस्कृत है, जिसको आप और हम जानते हैं, वो यही संस्कृत थी। इसको बाद में संस्कृत कहा जाने लगा। और क्या है बेटा? इससे किसकी? पाली भाषा की उत्पत्ति हुई। इससे पाली भाषा उत्पन्न हुई। संस्कृत है 2 प्रकार की, वैदिक और लौकिक। वैदिक और लौकिक। और इस लौकिक संस्कृत से कौन सी उत्पन्न हो गई? पाली उत्पन्न हो गई। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? पहले वेदांगों पर बात कर लेते हैं। वेदांग हैं 6। वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या होती है बेटा 6 होती है, 6। वेदांगों की संख्या 6। कौन कौन सी है 6? एक तो है व्याकरण, दूसरा कौन सा है? दूसरा है शिक्षा, तीसरा है
निरुक्त, फिर है बेटा ज्योतिष, फिर कौन सा है कल्प, और छठा कौन सा है, छठा है छंद। ये 6 वेदांग है। व्याकरण है, शिक्षा है, निरुक्त है, ज्योतिष है, कल्प है और छंद है। वेद के अंग हैं ये वेदांग। और व्याकरण को क्या कहा जाता है, वेदों का मुख कहा जाता है बेटा। इस प्रकार याद रख सकते हो कि हम व्याकरण बोलते हैं तो किससे बोलते हैं, व्याकरण का उच्चारण किससे किया जाता है, शुद्ध व्याकरण है वो मुंह से उच्चारित की जाती है। इस प्रकार जोड़ सकते हो व्याकरण मुख। शिक्षा क्या है बेटा, नाक। वेदों का क्या है शिक्षा, नाक है। इसको भी जोड़ सकते हो आप। किस प्रकार जोड़ोगे, एक मुहावरा बना है हिंदी के अंदर, नाक चढ़ाना। नाक चढ़ाने का मतलब है नफरत करना, किसी से घृणा करना, ठीक है ना, नाक चढ़ाना। और बच्चों को क्या होती है, शिक्षा से, पढ़ने से क्या होती है, नफरत होती है। शिक्षा को देखकर क्या करते हैं बच्चे, नाक चढ़ाते हैं। तो शिक्षा क्या है वेदों का, नाक है, नाक। निरुक्त, निरुक्त। उक्त का अर्थ होता है बेटा कहना। उक्त का अर्थ क्या होता है, उक्त, उक्ति बोलते हैं ना, उक्ति कि विवेकानंद की उक्ति है ये। उक्त का अर्थ होता है कहना। और कहा हुआ किससे सुनते हैं, कान से सुनते हैं। तो निरुक्त को वेदों का क्या कहा गया है, कान कहा गया है। देखो ये वेदांग है, वेदों के अंग है। और वेदों का मुख है, व्याकरण है, नाक, शिक्षा है, कान, निरुक्त है। और ज्योतिषी, ज्योति, ज्योति किसे कहा जाता है, आंख को कहा जाता है, आंख से दिखाई देता है। तो ज्योतिष को क्या कहा जाता है, वेदों की आंख कहा जाता है, आंख। और कैफ और कल्प, और कैफ और कर, कर का मतलब क्या है बेटा, हाथ है, हाथ। कैफ और कल्प और कैफ और कर। वेदों के हाथ किसे कहा जाता है, वेदों के हाथ कहा जाता है कल्प को कहा जाता है। और पीछे क्या रह गया बेटा, छंद रह गया। और छंदों को क्या कहा जाता है, वेदों के पैर कहा जाता है। वेदों के पैर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वेदों के पैर, छंद को कहा जाता है। ठीक है, ये बेटा जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हिंदी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वेदांग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस वेदांग को वेदों का कौन सा अंग कहा जाता है। व्याकरण को मुख कहा जाता है, वेदों का मुख है। शिक्षा को वेदों का नाक कहा जाता है, निरुक्त को वेदों का कान कहा जाता है, ज्योतिष आंख है वेदों की, और कल्प है वो वेदों के हाथ है, और छंदों को वेदों के पैर कहा जाता है। हाँ बेटा, वापस आइए अपनी स्लाइड पर। संस्कृत 2 प्रकार की थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में साहित्यिक संस्कृत थी ये, इसमें केवल साहित्य का सृजन किया जाता था, साहित्य रचा जाता था इसमें। वेदों की रचना हुई, 4 वेद हैं आपको पता है वैदिक संस्कृत के अंदर हुई, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अर्थवेद। उसके बाद वेदांगों की रचना हुई, वेदांग 6 हैं, देख लिए वैदिक संस्कृत। फिर बेटा लौकिक संस्कृत, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तो वैदिक संस्कृत है, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व लौकिक संस्कृत है। 2 प्रकार की हो गई। बोलचाल की संस्कृत थी लौकिक, बाद में संस्कृत कहा जाने लगा इसी को। और इसी से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई, कौन सी भाषा उत्पन्न हुई, पाली भाषा उत्पन्न हुई बेटा। तीसरी भाषा कौन सी उत्पन्न हो गई, पाली हो गई, पाली। कब बेटा, कब की है, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आगे आगे बेटा क्रम से बढ़ो, कब की है, कब की है बेटा, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पूर्व वाला चला गया, पहली ईस्वी आ गई, कौन सी, पाली। क्या विशेषता है पाली की, क्या विशेषता है, पाली की विशेषता है कि कौन से धर्म की भाषा थी, कौन से धर्म की भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा थी, पहली बात। दूसरी क्या है, इसमें
त्रिपिटकों की रचना हुई। त्रिपिटक, 3 पिटक हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। त्रिपिटक की रचना हुई। रचना हुई। 2 बातें याद रखनी है। फिर बेटा चौथी भाषा पाली से कौन निकल गई? पाली से निकली, कौन सी निकली? प्राकृत निकली। पाली से कौन सी भाषा निकली? प्राकृत भाषा निकली। कब निकलेगी बेटा? कब तक है? 1 ईस्वी से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी तक। एक बात याद करने लायक है इसमें कि जैन धर्म की भाषा थी, वो बौद्ध धर्म की थी, ये जैन धर्म की भाषा थी। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा के अंदर उपदेश दिए, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा के अंदर उपदेश दिए। गौतम बुद्ध की भाषा पाली और महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत भाषा। कहां तक आगे देखिए, सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत 2 प्रकार की, वैदिक और लौकिक। लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत। प्राकृत से कौन सी भाषा निकलेगी भाई? प्राकृत से नेक्स्ट जो भाषा है वो है, प्राकृत से कौन सी निकली? अपभ्रंश भाषा उत्पन्न हुई। अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा। सन क्या है? 501 से, यानी 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी से कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी। अपभ्रंश भाषा कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा है, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। और एक बात का ध्यान रखना है बेटा, अपभ्रंश भाषा में ऐ और औ का प्रयोग नहीं होता था। ऐ और औ का प्रयोग, सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना, प्रयोग नहीं होता था, नहीं होता था। 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक है, ऐ और औ का प्रयोग नहीं होता था। अपभ्रंश में क्या था फिर? स्वरों की संख्या कितनी थी? स्वरों की संख्या कितनी थी? अब कितनी है? 11 है, और उस समय कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 9 थी। ठीक है। और बेटा फिर ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अपभ्रंश के बाद जो भाषा आई वो आई अवट भाषा आई। अब बेटा ये कोई अलग से भाषा नहीं है, ध्यान रखना। 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक कौन सी थी? अपभ्रंश थी। लेकिन अंतिम 200 साल, यानी 9वीं और 11वीं शताब्दी तक, 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक, अंतिम 200, 250, 300 साल, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी। बेटा अपभ्रंश भाषा 6ठी से 11वीं तक है, लेकिन 6ठी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तो अपभ्रंश रही। अंतिम 300 सालों में अपभ्रंश बदल गई। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? अवट कहलाता है। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? अवट कहलाता है। पहली बात क्या लिख रहा हूं मैं? क्या लिख रहा हूं? अपभ्रंश का परिवर्तित रूप। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? अवट कहलाता है। कौन सी भाषा कहलाती है? अवहट भाषा कहलाती है। अवट भाषा कहलाती है। अपभ्रंश जब बदल गई, उसने अपना थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर लिया, अवट भाषा कहलाती है। बेटा रूप जब उसने बदला, जब अवट ने अपना रूप परिवर्तित किया, तो क्या कहलाने लगी? अवट कहलाने लगी। ठीक है। 7वीं भाषा आई है फिर बेटा, नेक्स्ट निकली है पुरानी हिंदी। पुरानी
हिंदी, पुरानी हिंदी। क्या हुआ, अपभ्रंश ने अपना रूप परिवर्तित किया, अवट, और अवट को ही क्या कहा जाता है, पुरानी हिंदी कहा जाता है। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, अवट को क्या कहा जाता है, पुरानी हिंदी कहा जाता है। 1100 से लेकर 1400 तक कौन सी हिंदी निकली, पुरानी हिंदी निकली। और पुरानी हिंदी व अपभ्रंश के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी, इन दोनों को मिलाने वाली भाषा, अपभ्रंश को हिंदी से मिलाने वाली भाषा कौन सी है, अवट है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को मिलाने वाली कड़ी किसको कहा जाता है, अवट भाषा को कहा जाता है। और पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, याद रखना, चंद्रधर शर्मा कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था 1915 में, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, धर्मपरायण रीछ, हीरे का हार, कछुआ धर्म, अनेक रचना है। राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले थे, जयपुर के निकट बस्ती से थे, उसने कहा था। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अवट को पुरानी हिंदी, या पुरानी हिंदी जो शब्द दिया गया है वो किसका दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का दिया गया। सबसे पहले दोबारा देख लीजिए बेटा यहां तक, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से कौन सी निकली, पाली निकली, पाली से कौन सी निकली, प्राकृत निकली, प्राकृत से बेटा कौन सी निकली, अपभ्रंश, अपभ्रंश का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, अवहट, अवट के बाद फिर नेक्स्ट है पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी के बाद बेटा कौन सी, मध्यकालीन हिंदी, कौन सी है, मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी सन क्या है इसका, मध्यकालीन हिंदी क्या थी, 1400 से लेकर 1850 तक मध्यकालीन हिंदी आई। और फिर बेटा अंतिम 9 नंबर है शायद, ये 6 7 आ गई ना, 8 नंबर मध्यकालीन हिंदी, और 9 नंबर कौन सी है, आधुनिक हिंदी, वर्तमान हिंदी, आधुनिक हिंदी। विशेष करके जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आधुनिक हिंदी कहां से, 1850 से लेकर आज तक कौन सी है, वर्तमान हिंदी चल रही है। इस प्रकार इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति हुई है, हिंदी की ऐतिहासिक उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। किस प्रकार हुई है, सबसे पहले बेटा एक स्लाइड में बात करें तो सबसे पहले क्या थी, संस्कृत थी। कौन कौन सी थी, एक तो थी वैदिक, कौन कौन सी थी, वैदिक संस्कृत थी, साहित्यिक संस्कृत थी, आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी कौन सी थी बेटा, लौकिक संस्कृत, दूसरी थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से कौन सी निकली, पाली निकली। पाली से कौन सी निकली बेटा, पाली से प्राकृत निकली। प्राकृत से कौन सी निकली, प्राकृत से अपभ्रंश निकली। अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, अवहट कहलाता है। क्या कहलाता है, अवहट कहलाता है। और अवहट से कौन सी निकली बेटा, हिंदी निकल गई। 3 भागों में बांट दिया, मध्यकालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और वर्तमान हिंदी या आधुनिक हिंदी। इस प्रकार हिंदी की ऐतिहासिक उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार हिंदी की ऐतिहासिक उत्पत्ति हुई है। दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। ऐतिहासिक उत्पत्ति है, शिवजी के डमरू से संस्कृत निकली, 2 भागों में बंटी, साहित्यिक संस्कृत और बोलचाल की संस्कृत। इस बोलचाल की संस्कृत से पाली उत्पन्न हुई। पाली से क्या हुआ बेटा, पाली के अंदर क्या है, बौद्ध धर्म की भाषा है। तीनों पिटकों की रचना इसी में की गई है, सन देख लेना। पाली से प्राकृत जैन धर्म की भाषा है। अपभ्रंश 6ठी से 11वीं शताब्दी तक। लेकिन अंतिम 300 साल में इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश ने अपना रूप बदल लिया। क्या बन गई, अवट बन गई। ए और औ नहीं मिलते,
अवट के बाद है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? अवट को कहा जाता है। अपभ्रंश का ही क्या है? ये बदला हुआ रूप है, ठीक है। पुरानी हिंदी के बाद क्या है बेटा? मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। कौन सी आ गई? आधुनिक हिंदी। कौन सी उत्पत्ति हो गई हमारी बेटा? ऐतिहासिक उत्पत्ति हो गई। इतिहास ये कह रहा है हिंदी का कि हिंदी आई किस प्रकार है, शिव जी के डमरू से किस प्रकार आई है। खुद तो नहीं आई हिंदी, लेकिन शिव जी के डमरू से निकली थी। संस्कृत से कौन निकल गई? हिंदी निकल गई। ये है हिंदी की ऐतिहासिक उत्पत्ति। ऐतिहासिक उत्पत्ति बेटा। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया। आप सभी विद्यार्थियों को विकास रक्षक हिंदी धारा की तरफ से उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्लास में बेटा दोबारा देखेंगे भौगोलिक उत्पत्ति और राजनीतिक उत्पत्ति। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।